हेलो एवरीवन, मैं अमन पुरोहित केमिस्ट्री एजुकेटर एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? कोलाइड के अनुप्रयोग। तो पिछले लेक्चर्स में हमने कोलाइड के निर्माण की विधियां, कोलाइड का वर्गीकरण, कोलाइड के गुणधर्म, इन सब का अध्ययन किया था। आज हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्या है? कोलाइड का अनुप्रयोग। कोलाइड जो है इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ये तो कोलाइड के अनुप्रयोगों को हम अलग अलग बिंदुओं के अंदर पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्या है कि कोलाइडी औषधियां। ये कोलाइडी औषधियां क्या होती है? तो औषधियों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है कि नहीं? आज का जो दौर है, कोरोना काल है, उसमें सब किसका इंतजार कर रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन मिल जाए, कोरोना की दवा मिल जाए तो क्या होगा, उसको लें और अपना जीवन पटरी पर आए। आपकी स्कूल कॉलेज खुले और जो श्रमिक है वो भी अपनी फैक्ट्रियों में लेबर काम करना शुरू करे और सबका जीवन क्या है, वापस पटरी पर आए। गाड़ी भी, ट्रेन भी किस पर आए? पटरी पर आए। ट्रेनें भी बंद है, सब कुछ बंद है। तो औषधियां जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और कोलाइड जो होता है इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। और इसका आकार बड़ा होने के कारण क्या होता है, इसमें अधिशोषण की क्षमता अधिक होती है। बड़ा आकार होगा तो ये क्या करेगा, जो आपके छोटे आकार के जीवाणु या सूक्ष्म जीव होते हैं उनको अधिशोषित करके क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो कोलाइड का पहला उपयोग किसके अंदर है? कोलाइडी औषधियों के रूप में। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे देखो, पहला है जैसे सिल्वर का सोल। क्या है? सिल्वर के सोल होते हैं आपके, जिसे अपन कहते हैं आर्जिरोल। क्या कहते हैं? आर्जिरोल, प्रोटार्बिजोल, ये इनका नाम होते हैं। आर्जिरोल या प्रोटाजिरोल का उपयोग आंखों की दवाओं या आंखों के लोशन के रूप में किया जाता है। का उपयोग आंखों के लोशन के निर्माण में करते हैं। लोशन के निर्माण में किया जाता है। तो देखो, अभी क्या कहा मैंने, कोलाइडी जो होते हैं उनका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। तो जो सिल्वर के सोल या सिल्वर का कोलाइडी विलेन बनाएंगे उनको हम आई ड्रॉप्स के अंदर करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं, अगर आई ड्रॉप डालते तो आंखों से पानी आता है? पानी नहीं आना चाहिए ना, पानी आता है। क्यों आता है? क्यों? दवा क्या होती है, अपनी आंख के अंदर फैल जाती है और अशुद्धियों क्या कर लेती है? अधिशोषित कर लेती है। दवा आंख के अंदर जाकर फैल गई और अशुद्धियों को अधिशोषित करके आंसू के रूप में या पानी के रूप में बाहर निकाल देती है। तो ये कोलाइड के रूप का उपयोग हुआ पहला, कि सिल्वर का जो सोल है इसका उपयोग किसमें करते हैं अपन? आंखों के लोशन के रूप में करते हैं। अब देखो अगला, दूसरा उपयोग देखो। जैसे आपके अभी जैसे कोरोना काल में क्या कहते हैं, अपनी एंटीबॉडी बनाए रखो, यानी स्वास्थ्यवर्धक औषधियों का निर्माण करके रहो। तो जैसे आपने पढ़ा होगा च्यवनप्राश है, चांदी सोना युक्त च्यवनप्राश। जैसे जो क्या कह सकते हैं अपन? सोने, लोहे यानी आयरन, या लोहा या आयरन कह सकते हैं। सोने, आयरन आदि के सोल किसमें काम लिए जाते हैं? आदि के सोल स्वास्थ्यवर्धक औषधियां होती है, औषधि के रूप में काम आता है। औषधियों
के रूप में उपयोगी। है कि नहीं? तो सोना है, आयरन है, इसके जो सोल होते हैं, कोलाइड होते हैं, आपको क्या करते हैं? एंटीबॉडी बढ़ाते हैं, स्वस्थ वर्धक के रूप में कार्य करते हैं। तो आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाए रखो। अभी जो दौर चल रहा है उसमें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तीसरा देखो, जैसे ये हम छोटी क्लास पढ़ा होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीज है। क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? मैग्नीशिया, इसका फॉर्मूला तो आपके MgOH का होल ट्वाइस, यही होता है। तो देखो, इसका उपयोग किस में करते हैं? एंटी एसिड के रूप में, यानी प्रति अम्ल के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में, यानी एसिडिटी हो जाती है तो इसका यूज किया जाता है। इसी वजह देखो, जो सल्फर के जो सोल होते हैं, सल्फर के सोल जो होते हैं जीवाणुनाशी के रूप में काम लेते हैं। तो क्या ले सकते हैं? चौथा, सल्फर के सोल जीवाणुनाशी होता है, जीवाणुनाशी। और एंटीमनी का सोल, किसका? लास्ट लिख रहे हैं एंटीमनी, एसबी। एसबी किसे कहते हैं? एंटीमनी। एंटीमनी के सोल का उपयोग कालाजार जो बीमारी होती है रोग के निवारण में करते हैं, रोग के निवारण या निदान में लिख दो, के निदान में। यानी कालाजार क्या होता है? जिसमें आपको जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको क्या होता है? तेज बुखार आता है, उल्टी, दस्त, ये उसके लक्षण होते हैं। तो देखो क्या क्या पढ़ा हमने कि कोलाइडी औषधियां जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें क्या है? आपने सिल्वर के सोल को अपन क्या कहते हैं? आर्जिरोल या प्रोटार्जिरोल। क्या कहते हैं? आर्जिरोल या प्रोटार्जिरोल। इसका उपयोग आंखों के लोशन के निर्माण में करते हैं। सोने या आयरन जो होता है, कहते हैं अपने शरीर के अंदर लोहे की तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए, वो स्वस्थ वर्धक टॉनिक बनाते हैं उससे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग एंटी एसिड के रूप में करता है, एसिडिटी हो जाए तो उसका उपयोग करते हैं। सोल ये मैग्नीशियम जो है उसका जल योजित सोल है कि नहीं। और सल्फर के सोल का उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में, और एंटीमनी के सोल का उपयोग कालाजार रोग के निदान में करते हैं। तो ये हुआ कुछ आपके कोलाइड का उपयोग किसके अंदर? औषधियों के रूप में। अब देखो नेक्स्ट है आपका धूम्र अवक्षेपक या कोट्रेल अवक्षेपक। तो ये क्या होता है? देखो ध्यान से, ये क्या होता है? देखो कि जो आपके फैक्ट्रियां, मिल्स जो होती है, यानी जो कल कारखाने होते हैं, उनकी चिमनी से क्या होता है? धुआं बाहर निकलता है। तो उस धुएं में क्या होता है? कार्बन के कण या आवेशित कण होते हैं, कार्बन के कण या आवेशित कण होते हैं। तो क्या करते हैं? उस चिमनी में जो कोट्रेल अवक्षेपक का उपयोग कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पहले धुआं किस में जाएगा? कोट्रेल अवक्षेपक में। किस में जाएगा? कोट्रेल अवक्षेपक में जाएगा। और कोट्रेल अवक्षेपक में क्या होता है? इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? इलेक्ट्रोड। जो क्या करते हैं? यह इलेक्ट्रोड जो आवेशित कण है, यानी कार्बन के कण है या आवेशित कण है, उनको निरावेशित कर देते हैं, जिससे जो हानिकारक कण है वो उस कोट्रेल अवक्षेपक में नीचे बैठ जाते हैं। अवक्षेपक यानी अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं, और कार्बन या आयन युक्त कण चिमनी से बाहर नहीं निकल पाता। तो देखो इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं? एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लो आपने एक कोट्रेल अवक्षेपक बनाया। क्या बनाया? कोट्रेल अवक्षेपक।
तो पहले धुआं किस में जाएगा, इस कोट्रेल अवक्षेपक में जाएगा। किस में जाएगा, इस कोट्रेल अवक्षेपक के अंदर। और फिर कोट्रेल अवक्षेपक किस में जाएगा, चिमनी में। किस में जाएगा, चिमनी के अंदर। चिमनी यानी, चिमनी क्या होती है, अरे जिस पाइप से धुआं बाहर निकलता है उसे अपन चिमनी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, चिमनी। चिमनी वो नहीं लालटेन जैसे, या दिया लगाया चिमनी लगाई, वो चिमनी नहीं। यहां चिमनी का अर्थ क्या है, जिस भाग से क्या होता है, आपके धुआं बाहर निकलता है। तो देखो ध्यान से, तो ये जो पात्र है इसमें ऊपर से अपन क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रोड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऊपर से इलेक्ट्रोड। यहां से आप क्या लगा हुआ है, आपके इलेक्ट्रोड लगे हुए। क्या लगे, यहां पर इलेक्ट्रोड लगे। ये क्या है, तो क्या कहेंगे, ये क्या है, उच्च वोल्टता। कैसा है, उच्च वोल्टता इलेक्ट्रोड। और इसका लगभग मानना 3000 वोल्ट से अधिक, 3000 वोल्ट से भी अधिक होता है। और यहां क्या हो रहा है, देखो इस तरफ से क्या प्रवेश कर रहा है, धुआं प्रवेश कर रहा है। क्या प्रवेश कर रहा है, धुआं। ये धुआं कैसा है, कार्बन कण युक्त। कैसा है, कार्बन कण, कार्बन कण या आयन युक्त, आयन युक्त। तो आपके 2018 में पूछा गया कोट्रेल अवक्षेपक का नामांकित चित्र बनाइए। यानी कोट्रेल अवक्षेपक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रोड लगा यहां पर धुआं प्रवेश करेगा, तो ये जो आवेशित कण है, ये क्या है, आपके आवेशित कण या आयन है, ये क्या होंगे, इस इलेक्ट्रोड से क्रिया करके क्या हो जाएंगे, निरावेशित हो जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा कि ये जो कण है ये यहां पर नीचे बैठ जाएंगे अवक्षेपक के रूप में। कैसे बैठ जाएंगे, अवक्षेपक के रूप में ये नीचे यहां एकत्रित हो जाएंगे। तो यहां क्या हो गया, ये क्या हो गया, आपके अवक्षेप प्राप्त हो गया। ठीक है। और इस चिमनी से जो धुआं निकलेगा, इस चिमनी से अब जो बाहर जो धुआं निकलेगा, यहां से जो धुआं निकलेगा, ये धुआं कैसा होगा, अब कार्बन कण विहीन धुआं। क्या कहेंगे इसे, इसे अपन कहेंगे कार्बन कण मुक्त धुआं। ठीक है। और ये क्या पार्ट है आपका, ये जो पार्ट आपका क्या कहलाता है, चिमनी। क्या कहलाता है, चिमनी, जिससे धुआं बाहर निकलता है। और ये जो आपके बनाया है ब्लैक इधर वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है, आपके कोट्रेल अवक्षेपक या धूम्र अवक्षेपक, दोनों ही शब्द चलते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, कोट्रेल अवक्षेपक। तो देखो ध्यान से, क्या समझे आपने कि कल कारखानों से निकलने वाले धुएं में हानिकारक कण व कार्बन के कण पाए जाते हैं। अतः इस धुएं को पहले किसमें प्रवाहित करते हैं, कोट्रेल अवक्षेपक में। कोट्रेल अवक्षेपक में क्या होता है, उच्च वोल्टता के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, धुएं में उपस्थित कार्बन के कण या आयनों को क्या कर देते हैं, निरावेशित कर देते हैं, जिससे वह अवक्षेपक के रूप में क्या जाते हैं, या नीचे एकत्रित हो जाते हैं। जो अवक्षेपक के रूप में क्या होंगे, यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, यानी कण नीचे रह गए। और जो चिमनी से जो धुआं निकलेगा वो कैसा होगा, कार्बन मुक्त होगा। तो ये हो गया आपके किसका, किसको बताया गया है, कोट्रेल अवक्षेपक के रूप में। अब देखो ध्यान से, तो इसका नामांकित चित्र पूछा गया है। ठीक है। और अपन ने पढ़ा था कि निरावेशन क्रिया होती है, कोलाइडी कण बड़े होते हैं, कोलाइडी कण बड़े होने के कारण क्या होते हैं, इनका विद्युत कण संचरण कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोड पर जाकर निरावेशित हो जाते हैं। तो ये हुआ आपकी दूसरा अनुप्रयोग, कौन सा, धूम्र अवक्षेपक या कोट्रेल अवक्षेपक के रूप में। नेक्स्ट देखो, अगला उपयोग देखो, जल के शुद्धिकरण में। तो हम घर में भी करते हैं। जल का शुद्धिकरण कैसे करते हैं कि जो अशुद्ध जल होता है उसमें अपन क्या करते हैं, फिटकरी डालते हैं। क्या डालते हैं, फिटकरी। तो फिटकरी का सूत्र क्या है, जो फिटकरी होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है,
या इसे अपन कहते हैं एलम। तो फिटकरी का क्या फॉर्मूला है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2। तो ये आपके एलम आपको क्या देती है, ये एलम जो है आपको Al प्लस आयन यानी एल्यूमिनियम 3+ आयन देती है। देगी कि नहीं देगी? तो अब ध्यान दो कि जो जल का शुद्धिकरण का अर्थ क्या है। जल जो होता है उसमें पाई जाने वाली अशुद्धियां कैसे होती है, ऋणात्मक होती है। कैसे होती है, ऋणात्मक। और फिटकरी क्या दे रही है आपको, धनावेश दे रही है Al3+। तो जल में उपस्थित अशुद्धियां ऋणावेशित और फिटकरी द्वारा दिया गया आयन धनावेशित आपस में क्रिया करके क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। इसलिए क्या होता है, जब अपन क्या करते हैं, जैसे कोई पात्र है उसमें अगर फिटकरी डालेंगे तो क्या होता है, कचरा नीचे बैठ जाता है, स्कंदन हो जाता है। क्या होता है, स्कंदन द्वारा क्या होता है, जल का शुद्धिकरण हो जाता है। तो जल में अशुद्धियां किस रूप में होती है, तो क्या लिख सकते हैं, जल में अशुद्धि, अशुद्धि कैसे होगी, ऋणात्मक रूप में। कैसे होती है, ऋणात्मक। जिससे क्या होता है कि ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक और ये Al3+ आपस में क्रिया करके क्या जाता है, निरावेशन हो जाता है। और ये जो अशुद्धियां वो नीचे बैठ जाती है और जल क्या हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। ठीक है, तो ये वो आपके जल के शुद्धिकरण में। अगला देखो रक्त के स्कंदन में। तो रक्त के स्कंदन में क्या है, कभी हम देखा होगा कि जो अपन जब शेविंग कराते हैं या कटिंग कराते हैं तो क्या करता है, नहीं क्या करता है, आपके कहीं अगर मान लो चोट लग जाए तो क्या लगाता है, फिटकरी लगाता है। तो फिटकरी में क्या है, अभी पता है आपको, Al3+ आयन है। और हमारा जो ब्लड है उसमें क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। यानी एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, ये जो आपके प्रोटीन जो होगी रक्त के अंदर वो ऋणात्मक होती है। रक्त में कैसा होता है, प्रोटीन जो है ऋणात्मक रूप में, वह ऋणात्मक और Al3+ आपस में क्रिया करके क्या होता है, स्कंदन कर देते हैं, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है। तो क्या कहेंगे, रक्त जो है, रक्त में ऋणावेशित कण पाए जाते हैं और इस रक्त के ऋणावेशित कण पर फिटकरी लगाने पर, क्या लगाने पर, फिटकरी लगाने पर रक्त का स्कंदन हो जाता है। और रक्त के स्कंदन से क्या होता है, रक्त का प्रवाह यानी जो रक्त अगर बह रहा है वो रुक जाता है। इसीलिए अपन देखते हैं तो नहीं होता है, शेविंग करते समय अगर कट लग जाए तो क्या लगाता है, फिटकरी लगाता है। ये डेली यूज है। कोलाइड जो है अपने दैनिक जीवन में कैसे यूज में आ रहा है, इसी को बता रहे हैं यहाँ पर। अगला देखो, वाहित मल या अवशिष्ट के विसर्जन में। वाहित मल या अवशिष्ट के विसर्जन में अब अपन देखते हैं बड़े बड़े शहरों के अंदर जो स्वेज की समस्या होती है, यानी वाहित मल है उसको निकालना, उसकी समस्या आती है। तो क्या करते हैं, शहर के बाहर यानी जहां जगह मिलेगी नगर पालिका को, वो क्या करेगा, वहां बड़े गड्ढों के अंदर क्या करते हैं, वाहित मल को पहुंचाते हैं और वहां पर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड लगाने से क्या होता है कि जो वाहित मल है ये ऋणात्मक प्रकृति का होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक प्रकृति का। वो इलेक्ट्रोड से क्रिया करके क्या हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा। इलेक्ट्रोड से क्रिया करके क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोड से क्रिया करके निरावेशित जैसे ही हुआ, जैसे ही निरावेशित हुआ तो क्या होगा, स्कंदन हो जाएगा इसका। और स्कंदन होने के बाद जो पदार्थ बचता है उस पदार्थ का उपयोग अपन किसमें कर लेते हैं, खाद के रूप में यूज हो गया। भाई आपने पढ़ा है कि जो खाद क्या होती है, कि पशुओं द्वारा त्यागे गया उत्सर्जित पदार्थ, ठीक है, या वाहित मल है, उसको अपन किस रूप में काम ले सकते हैं, खाद के रूप में। तो वही बात है, वाहित मल जो होता है ऋणात्मक प्रकृति का होता है, उसके अंदर इसको अपन किस में से प्रभावित कर देते हैं, इलेक्ट्रोडों के ऊपर से। तो इलेक्ट्रोड जो है वाहित मल से क्रिया करके क्या कर देता है, उसका स्कंदन कर देता है, यानी अवक्षेपण कर देता है। और जैसे अवक्षेपण करेगा तो क्या होगा, वो वहीं रुक जाएगा और उसको फिर हटा करके किस रूप में काम ले लेते हैं, खाद के रूप में। तो यूजफुल बना दिया उसको, नहीं तो गंदगी फैलती रहती है और अन्य बीमारियां होती रहती हैं। तो देखो हमारे दैनिक जीवन में कोलाइड का बहुत ही उपयोग है। अगला देखो रबड़ व्यवसाय में। रबड़ देखो, आपने देखो रबड़ का एक लेटेक्स होता है। रबड़ जो है, जैसे आपने देखा होगा आग का पौधा होता है आग, उससे दूध निकलता है, उसे अपन कहते हैं लेटेक्स। ठीक है, तो रबड़ जो है वो क्या, जलीय पायस एक तरह का, यानी जल है, जल के अंदर क्या घुला हुआ है, रबर।
भाई लिक्विड अवस्था के अंदर है, तो जलीय पायस कैसे, क्या यानी उसके अंदर पानी है और रबड़ है। अब जो रबड़ होता है ये भी कैसा होता है, ऋणात्मक प्रकार का। कैसा होता है, ऋणात्मक प्रकार का सोल होता है, यानी उसकी नेचर क्या होती है, ऋणात्मक। तो यदि किसी धातु पर, यानी मान लो ये धातु है, इसके ऊपर मेरे को रबड़ की परत चढ़ानी है, तो क्या करूंगा, इसको एनोड के रूप में काम लेंगे। किस रूप में काम लेंगे, एनोड के रूप में, और रबड़ के लेटेक्स के अंदर डुबो देते हैं। और रबड़ का जो विलीन होगा वो कैसा होगा, ऋणावेशित। और धातु कैसी है, एनोड से जोड़ दिया आपने धनावेशित, तो क्या होगा, ये रबड़ जो है इस धातु के ऊपर लेपन के रूप में जुड़ जाएगा, यानी इस धातु पर रबड़ की परत बन जाए। तो रबड़ व्यवसाय में भी अगर मान लो आप किसी पदार्थ पर, आपको क्या करना है, किसी पदार्थ पर आपको रबड़ की परत चढ़ानी है, तो क्या करते हैं, एनोड के रूप में उस धातु को ले लो और रबड़ के लेटेक्स या सीर के अंदर उसको डुबो देंगे, जिससे क्या होगा कि उस धातु के ऊपर रबड़ की परत चढ़ जाएगी। तो रबड़ उद्योग में भी किसका उपयोग करते हैं अपन, कोलाइड का, कि रबड़ जो है, रबड़ का विलयन तो कोलाइड ही ऋणात्मक रूप में, और आपने एनोड लगा दिया, दोनों निरावेशित हो गया और उसके ऊपर परत चढ़ गई। तो क्या क्या देखा हमने इसमें, कि जल के शुद्धिकरण में जो क्या काम लेते हैं अपन, फिटकरी काम लेते हैं। क्या काम लेते हैं, फिटकरी। और फिटकरी के अंदर कौन सा आयन होगा, Al3+, और जल में जो अशुद्धि ऋणात्मक है इससे क्रिया करके स्कंदन कर देगी, जिससे जल का शुद्धिकरण हो जाएगा। रक्त में क्या बताया, इसमें भी किसका उपयोग करते हैं, रक्त के स्कंदन में फिटकरी का उपयोग। किसका उपयोग करते हैं, क्या लिखेंगे, फिटकरी का उपयोग। और जो रक्त है वो कैसा होगा, ऋणात्मक प्रकृति का होता है। रक्त कैसा होता है, तो क्या लिखेंगे, रक्त ऋणात्मक, या रक्त में ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। रक्त में ऋणावेशित कण पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो, अगला कौन सा बताया, वाहित मल के या अवशिष्ट के रूप में। इसमें क्या बताया कि वाहित मल जो है उसको क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रोड के ऊपर से प्रवाहित करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा, और अवक्षेपण होने के बाद उसका उपयोग किसमें कर लेंगे, खाद के रूप में। तो क्या लिख सकते हैं, वाहित मल या अवशिष्ट के रूप में इलेक्ट्रोडों द्वारा, क्या लिखेंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रोडों द्वारा स्कंदन करके खाद के रूप में उपयोग में लिया जाता है। खाद के रूप में उपयोग में लिए जाता है। आगे समझ में, तो ये हुआ। और रबर व्यवसाय के अंदर क्या देखा हमने, रबर व्यवसाय में भी क्या जो लेटेक्स होता है, यानी रबर का सीर, तो क्या लिखेंगे, रबर का सीर ऋणात्मक सोल होता है, अतः धातु की एनोड छड़ पर इसका लेपन किया जाता है। आगे बात समझ में कि भाई जिस धातु या जिस पदार्थ पर आपको क्या करना है, रबड़ की परत चढ़ानी है, तो उस अपन क्या करते हैं, धातु या कोई पदार्थ है उसकी एनोड की छड़ ले लेंगे, यानी उसे अपन एनोड से जोड़ देंगे, यानी उसे बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ देंगे,
और लेटेक्स में अंदर डालेंगे तो लेटेक्स से क्या होगा, जो रबड़ के कण किसके ऊपर आकर चिपक जाएंगे, उस धातु पर। तो कोई धातु या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पदार्थ। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, या पदार्थ, जो भी मैटर है उसके अंदर, ठीक है, उसके ऊपर इसका लेपन किया जा सकता है। तो ये हुए कुछ आपके और अन्य उपयोग, नोट कर लो इसको। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, चर्म शोधन में, यानी चमड़े के शोधन में। तो देखो चर्म शोधन क्या होता है, चमड़ा जो होता है उसके ऊपर जो कण पाए जाते हैं वो भी कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। वो भी कैसे होते हैं, ऋणात्मक। भाई चमड़ा है, उसके ऊपर प्रोटीन के कण पाए जाएंगे तो एमिनो आयन के कारण वो कैसे हो जाता है, आपके ऋणात्मक प्रकृति का। एमिनो अम्ल जो होता है उसमें ऋणावेश शिरा हो जाता है, जैसे NH2 और CO दोनों होते हैं। परंतु यहाँ जो चमड़ा है, पहले चमड़ा कैसा होता है, आपके लचीला होता है, उसको क्या करना, आपको चिमड़ बनाना, चिमड़ यानी मजबूत बनाना है। तो क्या करते हैं, उसको अपन टेनिक अम्ल में डालते हैं। किसमें डालते हैं, टेनिन अम्ल में। तो क्या करेंगे, इसके अंदर किसका यूज करते हैं, चर्म शोधन में टेनिन में भिगोकर चमड़े को कठोर व मजबूत बनाया जाता है, यानी क्या होगा, चमड़ा कैसा है, चमड़े पर जो कण है वो कैसे, ऋणावेशित, और टेनिन जो है ये धनावेशित होता है। कैसा होता है, धनावेशित। इसकी नेचर कैसे होती है, टेनिन की धनावेशित। तो क्या होगा, ये धनावेशित और चमड़ा ऋणावेशित आपस में क्रिया करके क्या हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा, और अवक्षेपण होने से चमड़ा कैसे हो जाएगा, कठोर और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हो जैसे मान लो कोई जानवर है, अगर उसकी मृत्यु हो गई, अगर मान लो उसे चमड़ा नहीं निकाला गया उसकी त्वचा से, तो क्या होगा, बैक्टीरिया लग जाएंगे और वो सड़ गल के खराब हो जाएगा। तो चमड़ा का अगर आप उद्योग होता, क्या करता है, जानवर, मरे हुए जानवर जो होते हैं उसकी खाल लेते हैं, उसको किसमें भिगोते हैं, इस टेनिन के अंदर। और टेनिन कैसा होता है, धनात्मक, और चमड़ा जो कैसा होता है, ऋणात्मक। तो ऋणाइन और धनाइन आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, स्कंदन कर देते हैं, जिससे चमड़ा क्या होता है, कठोर व मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो चर्म उद्योग में भी किसका उपयोग किया गया, आपके कोलाइड का। तो टेनिन का सोल लेते हैं, टेनिन का जलीय विलीन लेते हैं। क्या लेते हैं, जलीय विलीन। और टेनिन क्या है, कोई पूछे तो टेनिन जो है पॉलीफिनोलिक यौगिक है, यानी इसके अंदर कई फिनॉल के समूह पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखो फोटोग्राफी में। तो फोटोग्राफी में क्या होता है, जैसे आपने कोलाइड के अंदर पढ़ा एक रक्सी कोलाइड, क्या पढ़ा, रक्सी कोलाइड। तो क्या करते हैं, फोटोग्राफी जो होती है उसके अंदर जो स्लाइड होती है, क्या होती है, स्लाइड। उस स्लाइड के अंदर क्या होता है, आपके AGBR। क्या होता है, AGBR। तो अपन लिख सकते हैं यहां पर AGBR जो है ये कैसा है, प्रकाश संवेदी। कैसा है, प्रकाश संवेदी। ठीक है, और इसके रक्षण काम करता है जिलेटिन या सेलुलोज। तो इसके लिए रक्सी कोलाइड कौन काम करता है, तो इसका जो रक्सी है इसका रक्षण कौन करता है, जिलेटिन। कौन करता है, जिलेटिन या सेलुलोज। जिलेटिन या सेलुलोज, सेलुलोइड या सेलुलोज दोनों लिख सकते हैं। इसको अपन सेल्यूलॉइड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेल्यूलॉइड। तो देखो रक्सी कोलाइड में हमने क्या देखा था पिछले लेक्चर के अंदर, कि रक्सी कोलाइड का द्रव स्नेह जो कोलाइड होता है, द्रव विरोधी कोलाइड के चारों तरफ क्या कराता है, एक परत बना देता है। क्या बनाता है, परत बनाता है, जिससे द्रव विरोधी कोलाइड का क्या नहीं हो, विघटन नहीं हो। तो AGBR
AGBR में क्या होता है, प्रकाश संवेदी होता है। जैसे क्या होता है, जैसे मान लो ये इस स्लाइड के ऊपर मैंने किया क्या, AGBR का एक लेपन लगा दिया। अब जैसे कैमरे का पट खुलेगा तो क्या होगा, सामने जो खड़ा है उसकी फोटो इसके ऊपर बन जाती है, होगा नहीं होगा। जैसे अगर मान लो आपने सुना होगा ये टेक्निक जो है पहले काम लेते थे, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर AGBR लगा हुआ और जैसे कैमरे का पट खुला तो क्या हुआ, प्रकाश इसके ऊपर गिरा और सामने जो उसका चित्र इस स्लाइड के ऊपर आ जाता है। तो इसका अपघटन नहीं हो तो इस चारों तरफ क्या करते हैं, किसका रक्षण के रूप में किस करता है, जेलेटिन या सेलुलोज लगा लेते हैं। तो अपन ने पढ़ा रक्सीकोलाइड, रक्सीकोलाइड क्या करते हैं, जो जल्दी से विघटित होने वाले द्रव विरोधी सोल है उसका रक्षण करते हैं। तो यहां पर भी देखो ये द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड के रूप में इसको देखा गया है। तो फोटोग्राफी में भी किसका उपयोग कर रहे हैं अपन, कोलाइड का। और कोलाइड के रूप में कौन काम कर रहा है, जिलेटिन। और आपने पढ़ा था इसका रक्षण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है क्योंकि इसका स्वर्णांक क्या होता है, कम होता है। अब देखो अगला, डेल्टा का निर्माण। देखो डेल्टा का निर्माण क्या है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है कि जब नदियां जो होती है, जो नदियां होती है वह बहती है तो उसके अंदर क्या होते हैं, कई आयन आ जाते हैं, क्यों नदियां कई शहरों से होकर गुजरती है। तो उसको मानते हैं कि नदियों का जो जल होता है उसमें भी ऋणावेशित सोल बन जाता है। क्या बन जाता है, ऋणावेशित सोल, यानी जो नदी है उसका जल जो है कैसा है, ऋणात्मक कोलाइडी विलीन है, ऋणात्मक कोलाइडी विलीन। जब ये समुद्र में गिरती है, अब समुद्र में क्या आयन होता है, समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा या मीठा, खारा होता है। तो समुद्र के जल में क्या होता है, आपके विद्युत अपघट्य आयन जैसे NaCl, MgCl2, ये विद्युत अपघट्य है। तो क्या होता है, जब नदी समुद्र में गिरती है तो समुद्र में उपस्थित विद्युत अपघट्य आयन नदी के जल को क्या कर देते हैं, अवक्षेपित करते हैं। और जब ये अवक्षेपित करेंगे तो एक डेल्टा के रूप में संरचना बनती है, उसे अपन कहते हैं डेल्टा का निर्माण। तो देखो जैसे देखो ध्यान से, जैसे यहां पर ये आपके समुद्र का जल है, किसका जल है, ये समुद्र का जल। इस समुद्र के जल में कौन सा आयन है, इस समुद्र के जल में आपके Na+ है, Cl- है, Mg2+ है, और Cl- Na+, ये विद्युत अपघट्य के रूप में, किस रूप में है, विद्युत अपघट्य के रूप में। ठीक है। और जब नदी इसके अंदर आकर मिलेगी, इसके अंदर आकर मिलेगी नदी, अगर मान लो इसके अंदर आ रही है, यहां से कोई आ रही है क्या, आपके नदी का जल इसके अंदर आ रहा है, तो नदी जैसे इसके अंदर आती है तो यहां जो क्या होता है, नदी जो है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ऋणावेशित कोलाइडी विलयन, यानी ऋणावेशित सोल के रूप में काम होता है। ये होता है ऋणावेशित सोल या कण पाए जाते हैं। अब ये ऋणावेशित कण क्या करेंगे, ये ऋणावेशित कण जैसे इस विद्युत अपघट्य आयनों से जुड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर एक डेल्टा की संरचना बन जाएगी। किसी रचना बन जाएगी यहां पर एक डेल्टा की, उसे अपन कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं उसे, यहां डेल्टा के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। क्या बन गया आपका ये डेल्टा। और भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा, कोलकाता बंगाल के अंदर। और इस डेल्टा की जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है। तो क्या देखा हमने, नदियां जब समुद्र में गिरती है तो नदी में कौन सा आयन पाया जाता है, ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। और ये ऋणावेशित कण क्या करते हैं, ये ऋणावेशित कण जो है आपके समुद्र के विद्युत अपघट्य आयनों से मिलकर के अवक्षेपित हो जाते हैं और जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। तो यहां किसका जल है, ये जो जल है आपका किसका जल है, ये नदियों का जल है। किसका जल है, नदी। तो ये क्या है, आपके ऊपर जो जल है उस जल को अपन क्या कहेंगे, ये किसका जल है, समुद्री जल। क्या है, समुद्र, समुद्री जल। और इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, विद्युत अपघट्य। क्या पाए जा रहे हैं, विद्युत अपघट्य आयन। और ये क्या आपका नदी का जल, क्या है, नदी। और ये क्या बन गया आपके डेल्टा। अब एक प्रश्न आता है, क्या नदियों के जल को मिलाने से डेल्टा बनेगा, क्या नहीं बनेगा। ठीक है, नदियों के जल के मिलने से डेल्टा नहीं बना सकता।
जबकि नदी जब समुद्र में गिरती है तो क्या होता है, उसमें समुद्र में क्या पाया जाता है, विद्युत अपघट्य आयन, और नदी जो है उसके जल में ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। अतः ये विद्युत अपघट्य आयन नदी के जल को क्या कर देते हैं, अवक्षेपित कर देते हैं, और अवक्षेपित करने पर क्या बन जाता है, डेल्टा बन जाता है, जो एक बहुत ही उपजाऊ मिट्टी के रूप में पाया जाता है। तो ये हुआ आपके डेल्टा का निर्माण। नेक्स्ट देखो अगला कौन सा है, कोलाइडी वर्षा। तो क्या करते हैं कि जहां आपको वर्षा करानी, इसे अपन कृत्रिम वर्षा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन, एक और नाम देते हैं कोलाइडी वर्षा को, इसे कृत्रिम वर्षा भी कहते हैं। कृत्रिम वर्षा ये क्या करते हैं, जैसे जहां बादल है वहां पर कोलाइडी धूल के कण को क्या कर देते, बादल के ऊपर जाकर के उसको क्या कर देते, गिरा देते हैं। आपको पता है वायुमंडल में अलग अलग स्तर है, पहला सौर मंडल, फिर समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो बादल कहां बनते हैं, केवल बादल जो बनते हैं सौर मंडल में बनते हैं। कहां बनते हैं, सौर मंडल में, और उसके ऊपर वाला मंडल क्या कहलाता है, समताप मंडल। तो क्या करते हैं, जहां बादल बना हुआ है और वहां पर अपन क्या करानी है, बरसात करानी है। तो क्या करते हैं, इस बादल के ऊपर यानी सौर मंडल है, सौर मंडल से ऊपर क्या है, समताप मंडल। तो वायुयान से अपन क्या करते हैं, समताप मंडल तक जाते हैं, और समताप मंडल में जाकर वहां पर क्या करते हैं, आवेशित धूल के कण इस क्या करते हैं, बादल के ऊपर बौछार छिड़क देते हैं। तो छिड़कने से क्या होगा, ये स्कंदन हो जाएगा आयनों का, और वो बरसात के रूप में नीचे आ जाएगा। ऐसा में सौर मंडल के अंदर क्या पड़ा है, बादल बना हुआ है, और हमको क्या करना है, यहाँ बरसात करानी है, बरसात अभी हो नहीं रही है। तो क्या करते हैं, समताप मंडल में पहुंच जाते हैं वायुयान से पहुंचने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो आवेशित धूल कण है उसका क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, और जैसे छिड़काव करेंगे तो आवेशित धूल के कण क्या करते हैं, बादल के आयनों से क्रिया करके उनको स्कंदित कर देते हैं, और बरसात के रूप में पानी नीचे भी आ जाता है। तो कृत्रिम वर्षा कराने में, तो कृत्रिम वर्षा किससे कराते हैं, आवेशित धूल के कण, या इसे अपन कहते हैं AGI से करा सकते हैं। तो किससे होता है ये, आवेशित धूल कणों द्वारा। धूल कणों द्वारा, या इसको मानते हैं AGI द्वारा। किसके द्वारा, AGI क्या आई, बरसात आई, कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। या क्या करते हैं कि ये जो विपरीत आवेश के जो बादल होते हैं उनमें भी क्या होती है, टकराव होती है। क्या होता है, टकराव होते हैं। तो विपरीत आवेश वाले हैं, अगर मान लो धनावेशित बादल और ऋणावेशित बादल है, ये आपस में टकराएंगे तो क्या होंगे, निरावेशन होगा या स्कंदन होगा। निरावेशन होते ही क्या होगा, बरसात हो जाएगी। तो ये भी इसके अंदर तथ्य लगता है कि धनावेशित और ऋणावेशित, और बादल क्या है, कोलाइड है। कोलाइड कैसे, एरोसोल है। पढ़ा था आपने कि वायु के अंदर क्या है, जल, तो जल का एरोसोल कहलाता है, पढ़ा था अपन ने। तो ये भी कोलाइड का है। अगला देखो आकाश का नीला रंग। तो आकाश का नीला रंग क्यों है, क्यों कि जैसे कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है तो वो क्या करता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है। तो वही बात है कि आसमानी रंग का तरंगदैर्ध्य क्या है, कम है, और इसका प्रकीर्णन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसलिए क्या दिख रहा है अपन को, आकाश का रंग नीला दिखाई दे रहा है। यानी ये वायुमंडल जो है ये क्या है, एक तरह का कोलाइड है। कोलाइड क्यों है कि कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है, जो प्रकाश का क्या कर देता है, प्रकीर्णन कर देता है। तो वही बात हो रही है कि आकाश में क्या हो रहा है, धूल के कण या एरोसोल जो है प्रकाश का क्या कर रहे हैं, प्रकीर्णन कर रहे हैं। और किस रंग का प्रकीर्णन करेंगे, जिसका तरंग दैर्ध्य क्या हो, कम हो, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा वो उसी का आपका प्रकीर्णन होगा, और वही रंग हमको दिखाई देगा। तो हमने इसको याद करने के लिए ट्रिक्स कौन सी पढ़ी थी, आकाश के रंग को विबग्योर, क्या पढ़ी थी हमने, विबग्योर। 7 रंग हो गए। या इसे हिंदी में क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, बेनी, आह, पी, ना, ला। तो इधर जाने पर क्या हो गया, आपके तरंग दैर्ध्य बढ़ गया। क्या बढ़ गया, तरंग
के धैर्य लैम्डा में वृद्धि। तो इधर जाने पर क्या होगा, प्रकीर्णन कम होगा। क्या होगा, प्रकीर्णन में कमी। या इसका उल्टा लिख दें, अगर अपन क्या कर दें कि ये जो प्रकीर्णन है, ये प्रकीर्णन है, इसको मेरे को क्या करना, अधिक बताना है। तो प्रकीर्णन में क्या कर दूंगा, वृद्धि। किस तरफ होगी प्रकीर्णन में वृद्धि, इस तरफ, प्रकीर्णन में वृद्धि। और प्रकीर्णन जो होता है, क्या होता है, प्रकीर्णन, ये तरंग क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। पढ़ा था अपन ने वीन के नियम में, तरंग घात 4 के व्युत्क्रम होता है। तो बैंगनी रंग या नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होगा, इसलिए कैसे दिखाई देगा, नीले रंग का दिखाई देगा। अगला देखो, खाद्य सामग्री के रूप में, तो कोलाइड जो है, कौन कौन से खाद्य सामग्री पढ़ी आपने, बताओ। दूध क्या है, और दूध पीते हैं कि जन्मता बच्चा सर दूध ही पीता है। सबने सबसे पहले क्या पिया होगा, दूध ही पिया होगा, है ना। तो दूध है, पनीर है, मक्खन है, ये सब क्या है, कोलाइड के उदाहरण है, जिनका अपन दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो ये हुए हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। ठीक है, कि कोलाइड जो है हमारा किस प्रकार दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भाग रखता है, और कोलाइड के विभिन्न अनुप्रयोगों को हमने इन बिंदुओं के अंदर देखा। तो इस पर आपने कोलाइड के अनुप्रयोग कंप्लीट होते हैं। अब एक टॉपिक आता है इसके अंदर, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। क्या आता है, देखो छोटा सा टॉपिक है, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। क्या लिखेंगे, उत्प्रेरण की वह क्रिया जो आकार पर निर्भर करती है, क्या कहलाती है, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। यानी वह उत्प्रेरण जो आकार पर निर्भर करता है, क्या कहलाता है, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। तो क्या लिखेंगे, वह उत्प्रेरण जो आकार पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। उत्प्रेरण कहलाता है। मतलब ये जो उत्प्रेरण है किस पर डिपेंड करेगा, उत्प्रेरक के आकार व विकारक के आकार पर निर्भर करेगा। तो देखो, जैसे इसका उदाहरण आपके जियोलाइट, जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा आपके जियोलाइट, जैसे जियोलाइट, ये पढ़ा हमने, जियोलाइट एट परम्यूटेड। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है, जैसे जो जियोलाइट है उसके अंदर जल के कण पाए जाते हैं, और ये क्या होता है कि जैसे इसको वाष्पित करते हैं, जल के अणु क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें क्या बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं, और उन छिद्रों का आकार होता है 260 mm से 270 mm। तो छिद्रयुक्त होता है, और इसकी आकृति मधुमक्खी के छत्ते के समान। जियोलाइट की संरचना कैसे होती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान। और इसमें जो पाए जाने वाले जो छिद्र है उसके अनुरूप ही अभिकारक इससे क्रिया कर पाता है। यानी सिलेक्टिव हो गया कि जो जियोलाइट में छिद्र है उसमें कौन क्रिया कर पाएगा, जो अभिकारक उनके अंदर आ सकता है। हर एक अभिकारक इससे क्रिया नहीं कर सकता, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। और ये जो जियोलाइट है ये क्या होते हैं, तो जियोलाइट क्या होता है, ये एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं। ये क्या होते हैं, एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं, और इनमें छिद्रों के अनुरूप ही क्या होती है, अभिक्रियाएं होती है। इसका उपयोग किसमें करते हैं, जियोलाइट का जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। और एक ZSM5 का जियोलाइट जो है इसका उपयोग पेट्रोलियम पदार्थों को निर्माण करने में करते हैं। तो क्या लिखेंगे,
कुछ टॉपिक लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? जियोलाइट साधारणतः एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। सिलिकेट होते हैं। इन्हें अपन कैसे दर्शाते हैं? जैसे कोई भी मेटल है, जैसे सोडियम है या पोटेशियम मेटल ले लिया बाहर, और एल्यूमिनो एंड Al2, ठीक है, इसका X अणु और SiO2 इसके Y अणु, और बाहर क्या जुड़े होंगे? आपके जल के अणु। मान लो इसको N लिख देते हैं, NH2, जल के अणु जुड़े होते हैं। और ये जो जल के अणु जो बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएंगे? छिद्र बन जाएंगे, और छिद्र बन जाने से उन छिद्रों के अनुरूप ही अभिकारक इनसे क्या कर पाते हैं? क्रिया कर लाते हैं। अब देखो जियोलाइट के उपयोग, जियोलाइट या परम्यूटेट का उपयोग, ये पढ़ा हमने 11th में, किसके अंदर करते हैं? जल के शुद्धिकरण में करते हैं। देखा था हमने कि इसके अंदर जल ऊपर से डालते हैं और वापस जल नीचे से क्या था? ऊपर आता है और शुद्ध हो जाता है। ये विधि पूरी 11th में पढ़ी होगी हमने। जियोलाइट या परम्यूटेट का उपयोग जल के शुद्धिकरण में करते हैं। जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। और कहां करते हैं? एक जियोलाइट है ZSM5 प्रकार के जियोलाइट का उपयोग पेट्रोलियम पदार्थों या पेट्रोलियम में किया जाता है। यानी इससे पेट्रोलियम से एथेनॉल का निर्माण कर देंगे। तो जियोलाइट का उपयोग पेट्रोलियम में किया जाता है। किया जाता है, ठीक है। और कोई बोले जियोलाइट को अपन शॉर्ट रूप में कैसे लिख सकते हैं? इस जियोलाइट को अपन कैसे लिख सकते हैं? NaZ। कैसे लिख सकते हैं इसको? NaZ के रूप में मिलेगा आपको, बुक के अंदर लिखा, और या Na2Si2O8 8H2 के रूप में इसको दर्शाया जाता है। तो देखो नोट कर लो इसको। आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण क्या है? वह उत्प्रेरण जो आकार पर निर्भर करता है आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। इसका उदाहरण क्या हो गया आपके? जियोलाइट। और जियोलाइट साधारणतः एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं, और जियोलाइट या परम्यूटेट का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। और ZSM5 प्रकार, ये क्या है? 5 है। ये क्या आपका? 5 प्रकार के जियोलाइट का उपयोग पेट्रोलियम में किया जाता है। तो देखो आज की लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले कोलाइड के अनुप्रयोगों का अध्ययन किया, और लास्ट में एक आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण को भी देखा। तो ये जो चैप्टर है आज कंप्लीट होता है, यानी पृष्ठ रसायन जो है आपके सरफेस केमिस्ट्री आज इस लेक्चर में कंप्लीट हो रहा है। ये चैप्टर आपके RBSc में 4 अंक का है, तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ो, इसके बिंदु को ध्यान से देखो, अलग अलग बिंदु हैं, रोचक बिंदु हैं। तो इसके प्रत्येक क्वेश्चन को आप डायग्राम समेत सही तरीके से देखना कि कैसा डायग्राम है, जैसे बनाने की विधियां हैं या शुद्धिकरण की विधियां हैं, इनके नामांकित चित्र भी पूछे जाते हैं इसमें से। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।